अज़वाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का बेहतरीन राज क्या है? अंडरस्टैंडिंग ठीक और कॉम्प्रोमाइजिंग दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है। और एक दूसरे की चॉइसेस को एक्सेप्ट करना, ठीक है। इम्पोज नहीं करें, चॉइसेस को एक्सेप्ट करें, इम्पोज नहीं करें और एक दूसरे की बातों को लेट इट गो करें। देखिए, ठीक जब है। हम लेट गो करना नहीं सीखते और छोटी छोटी चीज़ों को दिल में रखते हैं तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने आपसे कहा, जो स्ट्रेस होता है वो डिप्रेशन बनता है और डिप्रेशन जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बनता है। तो यही छोटी छोटी गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हैं, ये फिर ऐसा बीज बोती हैं कि फिर वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है। और मैं ये समझती हूँ कि रिश्तों में ट्रस्ट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक इंसान अपनी बीवी पे तब शक करेगा जब उसको ये पता है कि शी डिज़र्व्स बेटर देन मी, और एक औरत अपने हस्बैंड पे तब शक करेगी जब उसको ये पता है कि ही डिज़र्व्स बेटर देन मी। तो ये फियर, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको अपने अंदर से निकालें। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं। ठीक तो ये चीज़ रिश्तों में जो है, मेरा ख्याल है, बहुत ज़रूरी है, जहाँ जो लैक करती है। और ठीक जिनके रिश्तों में है वो सक्सेसफुल जोड़े हैं। ठीक है। अच्छा फारिया, एक बात आजकल आप देख रहे हैं, बे औलादी का बड़ा कॉन्सेप्ट है लोगों में। IVF और डिफरेंट किस्म के फेलियर्स के बाद सब फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के बेशुमार केस हैं, मर्दाना बांझपन है, जनाना बांझपन है। तो इस दौरान में जो सब फर्टाइल कपल है उनकी काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? देखिए, काउंसलिंग हर लेवल पर बहुत ज़रूरी है और ठीक डेफिनेटली हर एक का अपना अपना स्ट्रेस लेवल है और उसकी कॉजेज़ अलग हैं, हर एक का जर्नी अलग है। मैं ये समझती हूँ कि ये जो इनफर्टिलिटी की रीज़न्स हैं, कॉजेज़ हैं, ये अगेन वही बात है कि हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी डाइट है, जिसकी वजह से ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं पहले नहीं थी। बहुत ऑर्गेनिक फूड था, देसी खाने थे। अब जितना हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा हम इन मल्टीपल प्रॉब्लम्स का शिकार होते जा रहे हैं। तो ऐसे कपल जो परेशान होते हैं उनको ज़रूर काउंसलिंग के लिए आना चाहिए और अपने जो भी, आजकल तो बहुत सारे इलाज अवेलेबल हैं, उस इलाज को करें। लेकिन उस इलाज को करने के साथ साथ मेरे पास अभी भी रिसेंटली देयर आर पीपल हु आर विजिटिंग मी एंड दे आर हैविंग IUI और IVF, डिफरेंट जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं फॉलो कर रहे हैं। उसमें आपका CBT लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जितनी नेगेटिव थाट्स हैं, जितनी आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उन सब को आप जो है वो रेक्टिफाई करते हैं और आप अपने कॉग्निशन पे जाके अपने मस्बत रवैये को जो है वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं और नेगेटिविटी को आप अरेज करते हैं अपनी लाइफ। तो CBT एक्चुअली आपको बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, नेगेटिविटी जो है इसको कम करने के लिए वॉक कितना किरदार अदा करती है? देखिए, नेगेटिविटी जो है, सिर्फ नेगेटिविटी नहीं, हमारा जो स्ट्रेस, हमारी बॉडी के अंदर ना एक हार्मोन है जो नेगेटिव है, जिसको आप कह लें जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल। ठीक है। अदरवाइज जितने बाकी हार्मोन्स हैं वो सब के सब पॉजिटिव हार्मोन्स हैं। ठीक है। और हमारा ये स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है, ये तब राइज होता है हमारी बॉडी में जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रूटीन का शिकार रहे हों, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, हमारी डाइट बड़ी अनहेल्दी है और हम एक्सरसाइज या वॉक नहीं कर रहे, हम स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे, हम अपने आप को पॉजिटिवली अफर्म नहीं कर रहे। तो उससे क्या होता है कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, हमारे रवैये में नेगेटिविटी आती है, हमारा बिहेवियर एग्रेसिव होता है। तो अगर हम एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, वॉक करें, स्विमिंग, एनी फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स एवरी डे करें, तो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बॉडी से रिलीज होता है ठीक और है। उसकी जगह जो जनरेट होता है हार्मोन, दैट इज़ एंडोर्फिन, विच इज़ हैप्पी हार्मोन। तो ये केमिकल की गेम है, अगर इसको आप समझें तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने बस कॉर्टिसोल को अपनी बॉडी से रिलीज़ करना है तो आपके तमाम पॉजिटिव और हैप्पी हार्मोन जनरेट होंगे। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि आजकल आप देख रही हैं कि डायबिटिक, प्री डायबिटिक, ओबेसिटी या इसके अलावा ओवरवेट के, अंडरवेट के बेशुमार लोग आते हैं। तो ऐसे लोग जिनको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर हो जाती है तो वो इसी दो बीमारियों को अपने माइंड पे हैवी करके अपनी अगली ज़िंदगी जो है वो मेंटल स्ट्रेस में गुजार देते हैं। तो इस मेंटल स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए? देखिए, यहाँ पर वही बात है, CBT एक, आप अभी लेटेस्ट रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि CBT जो है वो अभी तक की जितनी टेक्निक्स हैं उसमें बेस्ट साइकोलॉजिकल थेरेपी है। ठीक है। तो CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो एक्चुअली आपको ये चीज़ आपके कॉग्निशन लेवल पर जाकर अंडरस्टैंड करवाई जाती है कि जो जो थॉट पैटर्न्स आपके डेवलप हो रहे हैं। देखिए, अगर किसी इंसान को कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ है या कोई डायबिटिक है या कोई ओबेसिटी का शिकार है, ये वो वाली चीज़ें हैं जो एकदम ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकती।
तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, क्योंकि मेडिकेशन या ट्रीटमेंट प्लान तो आप फॉलो कर ही रहे होते हैं अपने रेलेवेंट डॉक्टर का, बट उसके साथ हेल्दी वे में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बना लें, उसमें अपनी वॉक की रूटीन को ज़रूर शामिल करें, उसमें अपने हेल्दी डाइट को ज़रूर शामिल करें, इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप्स जो होते हैं उनको अपनी डेली की लाइफ में, डेली इनटेक में ज़रूर शामिल करें, तो आप बहुत हद तक नेगेटिविटी से और एग्रेशन से और अपनी जो भी आपकी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट जब किसी पेशेंट को एग्जामिन करता है तो वो उसमें उसको किस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट से रेलिवेंट या कोई स्क्रीनिंग वगैरह की कोई ज़रूरत पड़ती है? नहीं, एक्चुअली उसमें ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो जो फर्स्ट सेशन होता है वो होता है इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसके अंदर हम पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेते हैं, यानी गपशप लगाते हैं पेशेंट, गपशप लगाते हैं, एक रेपो डेवलप करने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में पेशेंट को बताते हैं, और हमारा जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लान होता है उसमें पेशेंट को हमने अवेयर करना होता है बिफोर टाइम कि दिस एंड दिस वी आर गोइंग टू डू इन द सेशन फॉर टुडे एंड फॉर द अपकमिंग सेशन। और उसमें हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, हमारा अपना तरीक़ाकार होता है वैल्यूएशन का, जिसमें हम पेशेंट की बहुत डिटेल्ड वैल्यूएशन करते हैं। और अगर उसके अंदर कहीं रिक्वायरमेंट आए कि उसका, अगर हमें वो एनेमिक लग रहा है या वो थोड़ा उसके रिस्पॉन्सेज लेट आ रहे हैं या उसके अंदर कोई और ऐसा मेडिकल साइन नज़र आ रहा है, तो फिर हम कुछ टेस्ट वगैरह उसको इन जनरल बता देते हैं, या अगर वो उसने करवाए हुए हों तो वो रिपोर्ट्स देखकर आइडिया लगा लेते हैं वैल्यूएशन के टाइम। बट हमारा प्रोसीजर जो होता है वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सेशन से, और फिर मेरा अपना एक तरीक़ाकार होता है डायग्नोसिस का, विच इज़ आफ्टर द टेस्टिंग प्रोसीजर कि पेशेंट का डिसऑर्डर है क्या। तो उससे इंट्रोडक्शन लेने के बाद, गपशप लगाने के बाद, हिस्ट्री लेने के बाद, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बाद एक टेस्टिंग प्रोसीजर होता है, उसके बाद हम डायग्नोसिस करते हैं कि इसको मूड डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, या कोई एंजाइटी की या स्ट्रेस की फॉर्म है, तो या मेंटल डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे बच्चे हैं। तो ये सारी जो वैल्यूएशन है ये टेस्टिंग प्रोसीजर के बाद होती है, और फिर व्हेन द डायग्नोसिस इज डन देन वी गो टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है। अच्छा फादिया, अगर बच्चों में हाफजा कमज़ोर हो, लोग ज़्यादातर हमसे ये पूछते हैं कि मेरे बच्चे का दिमाग काम ही नहीं करता, इसका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, ये इसका लगता है कि मेंटल जो है ना वो बिल्कुल कमज़ोर है या दिमागी कमज़ोरी है, तो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप लोग इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, उसके लिए भी टेस्ट होते हैं कि अगर आप पेरेंट्स एक एजम्पशन लेकर हमारे पास आते हैं, जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसके बाद कुछ बच्चों के IQ टेस्ट होते हैं। जब हम वो टेस्ट बच्चों के साथ कंडक्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, वो एज रेलेवेंट होते हैं, तो उस एज ग्रुप के बच्चों के साथ जब हम वो टेस्ट गो थ्रू करते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि इसका जो IQ है वो कैसा है। अगर तो IQ उसका एवरेज आ रहा है या मोर देन एवरेज आ रहा है, बट उसकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है, तो फिर कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, फिर कुछ अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं जिसको प्रॉब्लम करने की ज़रूरत है। फिर हम पेरेंट्स से हिस्ट्री लेते हैं या बच्चे से 1-on-1 डिस्कशन करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो बिलो एवरेज होता है, तो फिर उसमें ज़ाहिर सी बात है, फिर उसमें बच्चे को गाइड किया जाता है कि इसके सब्जेक्ट्स इस तरह के होने चाहिए, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा लेस होना चाहिए, या स्कूल वालों को थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि बच्चे की कुछ स्पेशल नीड्स हैं, उसको उस तरह से केटर किया जाए। ठीक है। अच्छा फादिया, खूबसूरती और फिटनेस के स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें? खूबसूरती और फिटनेस का जो स्ट्रेस है, अगेन वही बात है कि अगर आप 5 डेज़, आप जितने भी बिजी हैं, अगर 5 डेज़ इन अ वीक आप अपनी सेल्फ केयर पे, अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, जैसे आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो एंड अटेंड द जिम ऑन द रेगुलर टाइमिंग, तो आप अपने घर में बैठे हुए आप योगा कर सकते हैं। ठीक है। आप फिटनेस की छोटी मोटी टेक्निक्स फॉलो करके 15-20 मिनट की एक्सरसाइज करके, डीप ब्रीदिंग करके, या कुछ भी नहीं है आप वॉक करके अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। नमाज़ पढ़ें 5 वक्त की, इससे ज़्यादा खूबसूरती जो है वो आपके चेहरे पे आ नहीं सकती 5 दफ़ा सजदा करने के बाद। और अगर आप वॉक करते हैं 5 दिन हफ्ते में, तो आपके अंदर फिटनेस भी, आपके हार्मोन्स सारे, आपके केमिकल्स रेगुलेट रहते हैं, उससे आपके इमोशंस रेगुलेट करते हैं। मतलब आपके अंदर एक IQ होता है, एक EQ होता है। तो आपका जो इमोशनल लेवल है कि आपने किस पॉइंट पर कैसे रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है, ये इमोशनल रेगुलेशन होती है, ये भी आपकी जो है वो चीज़ बैलेंस रहती है। और हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है। माइंडफुलनेस होता है टू स्टे इन द मोमेंट, मतलब हम अभी जिस मोमेंट में हैं हम उसको एंजॉय नहीं करेंगे। ठीक है। हम इस मोमेंट में बैठकर भी, मतलब कोई बड़ी मुश्किलों से मरी के
खूबसूरत पुरकशिश मुकाम पर गया है और वहाँ जाकर भी वो अपने पुराने किसी डिप्रेशन के अंदर खोया हुआ है और वहाँ जाकर भी उस खूबसूरती और उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो ये उस पर्सन का ही फॉल्ट है, इसमें सर्कमस्टांसेस का कसूर नहीं है। ठीक तो है। हम ये भी लर्न कराते हैं थ्रू CBT कि आप मोमेंट को एंजॉय करें, आप किस मोमेंट में हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं तो उस डिनर को एंजॉय करें कि आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन डिनर और खाना आप खा और रहे हैं। आखिरी डिनर भी हो सकता है। आखिरी डिनर भी हो सकता है।